स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को यहां पे समझेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो हमने बनाया था जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वहां से इस पार्ट को समझने में ज़्यादा आसानी होगा। और आज के इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए जो संबंधित है वह आपके कंट्रीब्यूशन से संबंधित है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, 23 लाख आपकी संख्या है, आने वाले केंद्र के तर्ज पर राज्यों में लागू होते हैं, लगभग इसमें बात करें तो 90 लाख के आसपास में इम्प्लाई हो जाएंगे। इन लोगों के लिए अपने कंट्रीब्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को इस वीडियो में आप क्वेश्चन रिलेटेड जो आप देख सकते हैं इसको अंडर यूपीएस में कैसे यहाँ पे कौन कौन सी बातों का जिक्र किया गया है। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा, सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। इसका एक और पार्ट होगा लेकिन इस पार्ट को सबसे पहले देख लीजिए। इसमें जो बात किया जा रहा है कि अगर एनपीएस से यूपीएस में अगर माइग्रेशन पर मौजूदा कॉर्पस का क्या होगा। ये उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं 1/1/2004 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में जो लोग एनपीएस सब्सक्राइबर थे, इन लोगों के अकाउंट में सैलरी से 10% और सरकार का कंट्रीब्यूशन 14%, जो 24% अमाउंट जमा है, यह अमाउंट अगर कोई एनपीएस होल्डर अगर यूपीएस में अगर जाता है तो उस समय ये एक 24% की राशि का क्या होगा, ये राशि कहाँ चला जाएगा। क्योंकि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 के बाद ऑप्ट करने की जो बातें सरकार ने कर दिया है और 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी हैं वो यूपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इस संबंधित अगर आपके मन में अगर विचार है कि एनपीएस का मेरा पहला जो कंट्रीब्यूशन है वह कहाँ जाएगा, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आप एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेशन करते हैं तो आपके जितने कॉर्पस जो यहाँ पे जो भी कॉर्पस फंड यानी जो भी आपका जमा अमाउंट है लाखों में, वह अमाउंट आपकी यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कॉर्पस में चला जाएगा, स्वतः वो चला जाएगा आप, ठीक है। और ये जब जाएगा तो यहाँ पे भी एक प्राण अकाउंट परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होगा और इसी में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। आपने एनपीएस में भी प्राण देखा होगा और अब यूपीएस में भी प्राण है, क्योंकि आप ये भली बात ही जानते हैं कि यूपीएस भी बिल्कुल एनपीएस का एक विकल्प है, ऑप्शन है, न कि यूपीएस ओपीएस है, ठीक है। अब बात तो अलग अलग कर्मचारी संघों ने नाराज़गी जताया है, कर्मचारियों की भी नाराज़गी है कि पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए। और इस बीच जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दे दिया गया है, अगर मामलों को अगर देखें तो ये एनपीएस से भी बुरा है। अगर एनपीएस के तर्ज पे भी अगर देखा जाए तो एनपीएस से भी ये यूपीएस बुरा है। आगे देखिए यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे नेक्स्ट है कि अगर एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेशन पर एनपीएस से यूपीएस के माइग्रेशन पर क्या नया प्राण जारी किया जाएगा, क्योंकि एनपीएस अकाउंट होल्डर को प्राण अकाउंट पहले से होता है, ठीक है। अगर ये जब यूपीएस में जाएंगे तो जो फिर से जो एनपीएस का पैसा यूपीएस में जो चला जाएगा, तो क्या यूपीएस में भी नया प्राण अलग से खोला जाएगा और एनपीएस का अलग प्राण होगा? तो नहीं। इसका जो अगर आप इसका अगर फैक्ट को जानना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि अगर एनपीएस से यूपीएस में माइग्रेशन पर सब्सक्राइबर की पहचान यूपीएस से जुड़े पहले प्राण से ही की जाएगी, यानी जो आपका एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो पहले से है उसी से आपका यूपीएस का भी प्राण जाना जाएगा। तो ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे एक महत्व, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन से ही संबंधित बातें हैं। यहाँ पे व्हाट इज इंडिविजुअल कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस, व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस क्या है। एक वीडियो हमने इलस्ट्रेशन से संबंधित बनाया था जिसमें बात किया था कि कैसे पेंशन फंड के साथ यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे एक व्यक्तिगत कॉर्पस की बात आया था जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस, और एक यहाँ पे बेंचमार्क कॉर्पस की बात आया था, आईसी और बीसी। तो आईसी और बीसी को यहाँ पे कैसे समझेंगे कि कैसे जानेंगे कि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है और बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, क्योंकि कैलकुलेशन तो इसी आधार पे किया जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि जो इंडिविजुअल कॉर्पस व्यक्तिगत कॉर्पस यूपीएस में होता है, यह आपके जो कटौती किए गए अमाउंट है जो सब्सक्राइबर के प्राण में जो उपलब्ध होंगे वह आपका
व्यक्तिगत कॉर्पस कहलाएगा। अब समझना ये है कि एनपीएस में 24% जमा हो रहा था, यूपीएस में 10% आपका सैलरी बेसिक और डीए का, और 18.5% यहाँ पे सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। टोटल अमाउंट आपका यहाँ पे कॉर्पस में, व्यक्तिगत कॉर्पस में 28.5% होना चाहिए, लेकिन ये 28.5% नहीं होगा। यहाँ पे अब कंट्रीब्यूशन 8.5% घट जाएगा और 20% अब कंट्रीब्यूशन सरकार का रहेगा। अब वो 8.5% राशि तो बिल्कुल वर्चुअल मनी के जैसा हो जाएगा, आपको दिखेगा लेकिन मिलेगा नहीं। तो ये जो 8.5% की राशि है जो पूल कॉर्पस कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बेंचमार्क कॉर्पस क्या है। ये तो व्यक्तिगत कॉर्पस समझ में आया कि 20% यूपीएस में जो हुआ वो व्यक्तिगत कॉर्पस हो गया। तो बेंचमार्क कॉर्पस क्या है? तो यह एक काल्पनिक मूल्य है, एकदम बिल्कुल आप जैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं किसी वैल्यू को, तो वही आपका क्या है वही आपका बेंचमार्क कॉर्पस है। और ये जो तुलना किया जाएगा ये एनएवी पर आधारित होता है। देखिए आगे यहाँ पे कि क्या कोई कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन फंड में निवेश पैटर्न का चयन कर सकता है। यानी जैसे अगर एनपीएस में जैसे फंड ऑपरेटर जो होते थे, तो जो सब्सक्राइबर होते थे अकाउंट होल्डर, वे चयन करते थे। तो यूपीएस में भी क्या सब्सक्राइबर को ये राइट है कि वे अपने फंड मैनेजर को चयन करें? तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखता है कि यूपीएस में भी यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी फंड मैनेजर का चयन करना आप पे छोड़ा जा सकता है। यानी जो कर्मचारी पंजीकृत पेंशन फंड यानी जो पीएफआरडीए का जो पैटर्न है, निवेश पैटर्न है, उसमें आप चुन सकते हैं और यह इसमें डिफ़ॉल्ट पैटर्न भी शामिल है। यदि कोई कर्मचारी पेंशन फंड नहीं चुनता है तो क्या होगा? ठीक है, अगर कोई कर्मचारी है 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्रीय कर्मचारी बना है, एनपीएस में है, या 1 अप्रैल 2025 के बाद केंद्रीय कर्मचारी बना है, या यूपीएस में वो माइग्रेशन हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या अगर वो पेंशन फंड को चुनता ही नहीं है तब क्या होगा? तो यहाँ पे ऐसे मामलों में कर्मचारी को पीएफआरडीए, क्योंकि ये आपका रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यही आपका पीएफआरडीए एनपीएस को भी रेगुलेट करता है और यूपीएस को भी रेगुलेट करता है। पीएफआरडीए द्वारा परिभाषित डिफॉल्ट पेंशन और निवेश को पैटर्न पर ये सौंपा जाएगा। जब आप नहीं इसे करेंगे तो पीएफआरडीए का जो डिफॉल्ट पेंशन फंड निवेश है उस आधार पे आपको वो पेंशन फंड को चुन लेगा। अब एक बात आती है कि वित्तीय वर्ष में पेंशन फंड और निवेश विकल्प के चुनाव कितनी बार किया जा सकता है? क्या कोई व्यक्ति जो वो अपने कंट्रीब्यूशन को दे रहा है यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो क्या उसे ये मौका दिया जाएगा कि अपने ऑपरेटर को यानी जो यूपीएस फंड मैनेजर है क्या उसे वो चेंज कर सकता है, क्या उसमें बदलाव कर सकता है? तो यूपीएस सब्सक्राइबर के पास वित्तीय वर्ष में एक बार पेंशन फंड का विकल्प और वित्तीय वर्ष में 2 बार निवेश के विकल्प बदलने का चांस दिया जाएगा। तो आपको एकदम एनी टाइम अगर आप यूपीएस अगर लिए हुए हैं तो आपको मतलब समझिए कि क्वार्टरली इसको लेकर आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आपको अपना फंड निवेश के विकल्प को चुनने का यहाँ पे अवसर दिया गया है। आप अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि किस में ज़्यादा बेहतर है, कहाँ पे फंड निवेश करें यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। और जब बेहतर की बात आती है तो न तो एनपीएस बेहतर है न तो यूपीएस बेहतर है। क्या ग्राहक को कॉर्पस वैल्यू अपडेट के बारे में सूचित किया जाएगा? तो ये ग्राहक का वैल्यू कॉर्पस क्या होता है? जैसे जो व्यक्तिगत कॉर्पस आपके जो फंड में जमा हुए, तो ये व्यक्तिगत कॉर्पस जो जमा हुए तो इसके बारे में क्या आपको समय जानकारी मिलते रहेगा कि कितना जमा हुआ, क्योंकि प्रत्येक महीने में ये जमा होना चाहिए। तो यहाँ कहता है कि हाँ इसकी जानकारी मिलेगी सीआरए समय समय पर प्राण खाता का विवरण, प्राण अकाउंट का विवरण, जिसमें व्यक्तिगत कॉर्पस और बेंचमार्क कॉर्पस के विवरण को प्रदान करते रहेगा। ये जो वीडियो हमने बनाया है, क्योंकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम तो लागू हो गया है, ये अच्छा है बुरा है ये एक अलग तर्क है, लेकिन जब इसका नोटिफिकेशन गजट प्रकाशित हो चुका है तब इसके बारे में जानना जरूरी है। इससे पहले वाला वीडियो, क्योंकि हमने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पे बहुत सारी चर्चाएं किए हैं इससे, लेकिन जो इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम से संबंधित कुछ और फैक्ट पे हमने बात किया था। इसका एक और पार्ट होगा जहाँ पे आपके जो राशि जो कट रहे हैं वहाँ से संबंधित इस राशि को कैसे मैनेज किया जाएगा। आप बताइएगा कि ये वीडियो कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा।